तो अब हम लोगों को कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ना है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब रक्त में स्कंदन, है ना। कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है रक्त में स्कंदन, अर्थात रक्त में थक्का जमना, है ना। तो हम लोग को ये जानना है कि रक्त में थक्का का निर्माण कैसे होता है, ये थक्का बनने की प्रोसेस क्या होती, क्या क्या चीजें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो पहले हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, व्हेन ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद एयर आउटसाइड द ब्लड वेसल। जब कभी भी जो ब्लड होता है वो हमारी रुधिर वाहिनी, जैसे हमारी रुधिर वाहिनियां जो बाहर हैं, सिराएं, इनसे जब कभी भी हमें चोट लग जाती है, जो रक्त बाहर आ जाता है, तो जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है, कुछ मिनट में वो जेली जैसा पदार्थ जैसे बन जाता है और वो सूख जाता है या थक्का बन जाता है। जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, थक्का बन जाता है चोट लगने के कुछ मिनट बाद। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस होती है कि जो ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म से, तरल से एक जेली जैसे सब्सटेंस में चेंज हो गया, तो ये प्रोसेस या ये विधि क्या कहलाती है, कोगुलेशन या स्कंदन। तो फिर से पढ़ रहे हैं, व्हेन ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद एयर outside the blood vessel it turns into jelly, देखिए लिखा हुआ है, it turns into jelly like substance, the process of change of blood from liquid to gel, लिक्विड से रक्त का लिक्विड से जल के फॉर्म में बदल देना या बदल जाना कोगुलेशन कहलाता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाउसेल। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार बताया था, है ना, कि ब्लड क्यों जमता है, ब्लड के पीछे जमने या ब्लड के पीछे क्लॉट होने का, जमना नहीं क्लॉट कहेंगे, क्लॉट होने का, थक्का बनने का क्या कारण था। ठीक है, हाउसेल वाज द फर्स्ट हु टेल डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इन्होंने ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में बताया था। इन्होंने दो फैक्टर की कहा कि दो कारक होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है सीरोटोनिन और एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक होता है सीरोटोनिन और एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दो चीजें होती हैं जिनके कारण रक्त में थक्का जमता है ना। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे डेवलप हुई, है ना, एक मॉडर्न थ्योरी आई ब्लड क्लॉटिंग। तो उसका क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ ब्लड देयर आर 13 ब्लड कोगुलेशन फैक्टर, 13 ब्लड कोगुलेशन फैक्टर, 13 कारक होते हैं, एंड 4 प्लेटलेट कोगुलेशन फैक्टर और 4 प्लेटलेट फैक्टर होते हैं, है ना, विच आर हेल्पफुल इन ब्लड कोगुलेशन। बीसी लिखा, बीसी का मतलब ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से मॉडर्न थ्योरी ने कहा कि 13 फैक्टर्स होते हैं और 4 प्लेटलेट फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड के कोगुलेशन या रुधिर के स्कंदन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि वो 13 फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहां देखिए इस तरफ मैंने फैक्टर्स लिख रखे हैं, कुल 13 फैक्टर होते हैं, जिसमें से देखिए फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजेन, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम आयन, फैक्टर नंबर 5 प्रॉक्सिलेरिनोर लेवाइल, फैक्टर नंबर 6 नॉट सर्च्ड। अभी तक फैक्टर नंबर 6 की खोज नहीं हुई है। ठीक है, देखिए फैक्टर 1 इसको क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजेन। याद रखिएगा, फैक्टर 1 को फाइब्रिनोजेन कहते हैं, फैक्टर 2 को प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, फैक्टर 3 को थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, फैक्टर 4 को कैल्शियम आयन कहते हैं, फैक्टर 5 को कहते हैं प्रॉक्सिलेरिनोर लेवाइल और फैक्टर 6 की अभी तक खोज नहीं हुई है। ठीक है, फैक्टर 7 को सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन स्टेबलाइजर कहते हैं। तो फैक्टर 6 अभी तक खोजा नहीं गया हुआ है, फैक्टर 6 जो है अभी अननोन है। तो फैक्टर 7 क्या है, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन स्टेबलाइजर। फैक्टर 7 का क्या नाम है, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन स्टेबलाइजर। देखिए इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, नाम याद करने की कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, फैक्टर 8वां, इसका नाम क्या है, एंटी हीमोफिलिक एलिमेंट ए। इसको एंटी हीमोफिलिक एलिमेंट ए या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्टर 9, देखिए फैक्टर 9 को स्ट्रॉट फैक्टर कहते हैं। फैक्टर 9 का नाम क्या है, स्ट्रॉट फैक्टर। फैक्टर 10 देखिए
एंटी हीमोफिलिक एलिमेंट बी, फैक्टर 8 को एंटी हीमोफिलिक एलिमेंट ए कहते हैं और फैक्टर बी को एंटी हीमोफिलिक एलिमेंट बी, ठीक है। और क्रिसमस एलिमेंट, या तो इसे क्रिसमस एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फैक्टर 11 देखिए, फैक्टर 11 का क्या नाम है देखिए, एंटी हीमोफिलिक एलिमेंट सी। फैक्टर 11 का नाम है एंटी हीमोफिलिक एलिमेंट सी। तो फैक्टर 8 है एलिमेंट ए, फैक्टर 10 है एलिमेंट बी और फैक्टर 11 है एलिमेंट सी। और फैक्टर 12वां फैक्टर उसको कहते हैं हंगमान फैक्टर, क्योंकि इसकी खोज हैंगमैन ने करी थी, इसीलिए फैक्टर 12 का नाम उन्हीं के नाम पे बढ़ गया, हैंगमैन फैक्टर। फैक्टर 13 देखिए, फैक्टर 13 क्या है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये कुल 13 फैक्टर्स हैं, नाम याद करना कोई इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 13 फैक्टर होते हैं जो ब्लड के कोआगुलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कम से कम 1 2 3 4 का तो नाम याद ही होने चाहिए, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस, प्रोक्सिलेनोरलेबाइल। फैक्टर 6 की अभी तक खोज नहीं हुई है। फैक्टर 7 है सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन स्टेबलाइजर। फैक्टर 8 है एंटी हीमोफिलिक एलिमेंट ए और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 9 को कहते हैं स्टॉट फैक्टर। फैक्टर 10 एंटी हीमोफिलिक एलिमेंट बी और क्रिसमस एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फैक्टर 11 को एंटी हीमोफिलिक एलिमेंट सी कहते हैं। फैक्टर 12 को हैंगमैन फैक्टर के नाम से जाना जाता है और फैक्टर 13 को फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं, इधर आते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है नॉर्मल कोआगुलेशन टाइम, मतलब नॉर्मल व्यक्ति में है ना रक्त को कितनी देर में जम जाना चाहिए। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, किसी भी डिसीज से वो पीड़ित नहीं है, तो उसमें क्या होना, कितने देर में रक्त को, ब्लड को क्लॉट हो जाना चाहिए। तो नॉर्मल कोआगुलेशन टाइम ब्लड का क्या होना चाहिए, 3 to 7 मिनट, 3 से 7 मिनट के अंदर ब्लड को क्या होना चाहिए, क्लॉट हो जाना चाहिए, ठीक। एंटी कोआगुलेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट मींस अपोजिट, है ना, कोआगुलेशन का अपोजिट, मतलब जो रक्त में थक्का ना जमने दे, रुधिर में थक्का ना जमने दे। तो एंटी कोआगुलेंट क्या होता है, सम केमिकल्स, कुछ केमिकल, कुछ रसायन आर फाउंड नेचुरली इन बॉडी, है ना, नेचुरली रूप से बॉडी में पाए जाते हैं टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल। हमारी जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारा ब्लड है उसके अंदर कहीं क्लॉट ना बन जाए, है ना, उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी में नेचुरली से, नेचर से, नेचुरल टाइप से कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको एंटी कोआगुलेंट कहते हैं। एंटी कोआगुलेंट मींस रक्त में जो थक्का ना जमने दे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेपेरिन, हेपेरिन देखिए लिखा हुआ है हिपेरिन, हिपेरिन मेड इन लीवर फाउंड इन ब्लड। हिपेरिन जो है जिसका निर्माण लीवर में होता है और ब्लड में ये नेचुरली रूप से पाया जाता है। हिपेरिन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हेपेरिन का एग्जांपल हमने आपको कहाँ से दिया था, थ्रोम्बोप्लास्ट से आया था, थ्रोम्बोप्लास्ट ऑइंटमेंट है। हेपेरिन जब किसी की चोट लग जाती है, नीलसा पड़ जाता है, तो वहां पे उस ऑइंटमेंट को लगाते हैं, वो क्लॉट पे लगाते हैं, क्लॉट वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। कैसे, एंटी कोआगुलेंट के द्वारा। वो क्लॉट में जो थक्का जमता है उस पे एंटी कोआगुलेंट उसमें लगा के, क्योंकि उसमें हेपेरिन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए लिखा है हिरुडिन, हिरुडिन भी एक एंटीकोगुलेंट है जो कि लीच की सलाइवा से उत्पन्न किया जाता है। लीच मतलब जोंक की जो सलाइवा होती है, लार, उसमें हिरुडिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, वो भी एंटीकोगुलेंट के तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार बना के पॉइंट EDTA। EDTA क्या है, देखिए एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, इसको आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट कह सकते हैं, कृत्रिम रूप से एंटीकोगुलेंट। और इसका इस्तेमाल जो होता है ब्लड बैंक में करते हैं, ब्लड को, है ना, जमने से रोकने के लिए, ब्लड में क्लॉट ना पड़े, ब्लड बैंक में इसका यूज किया था EDTA का। देखिए लिखा हुआ है आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट यूज्ड टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक, है ना, ब्लड बैंक में ब्लड की क्लॉटिंग से बचाने के लिए EDTA को उसमें मिक्स करते हैं। EDTA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। यहाँ पे लिखे मैंने नोट लिखा है, नोट विटामिन के इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो विटामिन के है, विटामिन के जो है वो हेल्पफुल होती, मददगार होती है ब्लड के क्लॉटिंग में। अगर विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड जो होगा वो देर से क्लॉट होगा, है ना, क्लॉटिंग टाइम इसका बढ़ जाएगा। देखिए एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8 कॉज अ डिसीज कॉल्ड हीमोफीलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हीमोफीलिया क्या है,
अगर आपको 12th क्लास में क्वेश्चन आता है हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं? भाई ब्लीडर्स रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फैक्टर 8 की कमी हो जाती है पर्सन में, जेनेटिक जन्म से फैक्टर 8 की कमी होगी, तो ऐसे पर्सन का जो ब्लड है अगर वो ब्लीड हो, अगर वो बहेगा तो वो रुकेगा नहीं, तो ऐसे पर्सन की डेथ हो सकती है अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। तो फैक्टर 8, ये देखिए फैक्टर 8 का क्या नाम है एंटी हीमोफिलिक एलिमेंट ए और प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया रोग में अगर किसी को चोट लग जाए, ये ब्लड जो में क्लॉट नहीं बनता है, तो इसमें क्या होता है? जो फीमेल पार्टनर होती है वो कैरियर होती है, फीमेल जो होती है वो खुद प्रभावित हीमोफीलिया से नहीं होती, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से रोग को लेके जाती है। अगर एक हीमोफीलिया है ना से पीड़ित कोई, मान लीजिए एक हीमोफीलिया जो है वो एक फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल को हमने एक ले लिया, एक नॉर्मल मेल को ले लिया, अगर उन दोनों का विवाह होता है तो उनकी जो संतानें होंगी है ना वो हीमोफीलिया से प्रभावित होंगी। लेकिन जितनी भी महिला होंगी, मतलब जितनी भी लड़की होंगी जो उनके भी मतलब 10 बेबी जो भी होंगे वो सिर्फ कैरियर होंगे, वो प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस रोग को लेके जाएंगे। लेकिन प्रभावित क्या होते हैं? मेल। प्रभावित क्या होते हैं? मेल होते हैं। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग भी के नाम से भी जानते हैं, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, ब्लीडर्स डिसीज के नाम से भी हीमोफीलिया जाना जाता है। हीमोफीलिया फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लड में थक्का, ब्लड में क्लॉट नहीं जमता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे मैंने कुछ 3 स्पेशल पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनके बारे में भी आपको बताना है। जैसे कि एक लिखा हुआ फाइब्रिनोलाइसिस, फाइब्रिनोलिसिस या लाइसिस। ठीक है, तो लिसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? LYSIS। लिसिस का मतलब होता है टूट जाना, टूटना, बिखर जाना, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा फिब्रिनोलाइसिस। तो फिब्रिनोलिसिस का मतलब, फाइबर्स का मतलब क्या है गया? जो ब्लड में क्लॉटिंग से संबंधित है। तो लिखिए ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर मतलब रुधिर वाहिनियों के अंदर जो क्लॉट होता है उसका ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन होना फिब्रिनोलिसिस कहलाता है। ठीक है, अब जानते हैं हीमोलाइसिस क्या होता है। देखिए ये नाम क्या, हीमो, हीम हमने बताया, तो हीम का मतलब हो गया आयरन, मींस ब्लड, लाइसिस मतलब तोड़ना, मतलब आयरन का तोड़ना, मींस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का टूटना, आरबीसी का टूट जाना। आरबीसी की लाइफ स्पैन मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। ठीक है, आरबीसी का टूट जाना क्या होता है? वो आरबीसी के टूट जाने को हीमोलिसिस कहते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आरबीसी को टूटने के। जैसे आप किसी भी पर्सन का ब्लड ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसको विग्रसली हिलाइए, ऐसे करके विग्रसली अगर आपने हिलाया, मतलब मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हुई उसमें, तो आरबीसी, उस ब्लड में जो भी आरबीसी होंगी वो क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। एक तो ये रीजन हो सकता है मैकेनिकल, फिजिकली आपने हिलाया। और क्या हो सकता है? देखिए हमने यहाँ पे लिखा है अधिक गर्म और ठंडे में। अधिक गर्म या अधिक ठंडे में अगर ब्लड को लेके जाएंगे या कोई पर्सन पहुंचता है बहुत ही अधिक गर्म या बहुत ही अधिक ठंडी जगह पर, है ना, तो उसकी आरबीसी टूट सकती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, फिर है हिमैटोपोइसिस। हिमैटोपोइसिस क्या होती है? देखिए हिमैट का मतलब ये होता है क्या? हिमैट मीन्स आयरन, मीन्स आरबीसी, आरबीसी मीन्स ब्लड, है ना। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन या निर्माण। हिमैटोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन मतलब ब्लड का निर्माण, है ना। तो देखिएगा प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन, मतलब ब्लड कोशिकाओं का प्रोडक्शन, उनका निर्माण और उनका जो मैच्यूरेशन होता है, उनका बड़ा होना, उनकी वृद्धि होना। आरबीसी की या कह सकते हैं ब्लड की, ब्लड में जो सेल्स पाई जाती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उनका फॉर्मेशन होना और साथ साथ में क्या? उनका मैच्यूरेशन, उनका वृद्धि होना क्या कहलाता है? हिमैटोपोइसिस कहलाता है। मतलब प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन इज नोन एज हिमैटोपोइसिस। तो अब हम लोगों को ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नोट डाल रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो आप सभी को याद होने चाहिए और उनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट लिखा है ब्लड कैन बी स्टोर्ड अप टू 30 डेज, है ना। जो ब्लड है उसको 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है किसी भी व्यक्ति के ब्लड को इन ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में, इन ब्लड बैंक बाय मिक्सिंग सोडियम साइट्रेट, बाय मिक्सिंग सोडियम साइट्रेट एट सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर। ब्लड बैंक में ब्लड को 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, वहां पर ब्लड में सोडियम सेट्रेट, है ना, मिलाकर
एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक तापमान है उसको बना के रखते हैं, उसी तापमान पर सोडियम सिट्रेट मिलाते हैं रक्त में और 30 दिन तक उसको ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है प्लाज्मा कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। जो प्लाज्मा है ब्लड की अपेक्षा में प्लाज्मा को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। क्यों? बिकॉज नो एंटीजेंस आर फाउंड इन इट। क्योंकि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, प्लाज्मा में कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए प्लाज्मा को ब्लड की अपेक्षा ज्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व करके बचा के रखा जा सकता है। अगला है पॉलीवाइनिल प्राइलोडीन। पॉलीवाइनिल प्राइलोडीन इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल प्लाज्मा। ठीक है, यहां पे लिखा है पॉलीवाइनिल पायरोलोडीन इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल प्लाज्मा। इसको आर्टिफिशियल प्लाज्मा के रूप में भी यूज करते हैं, पीवीपी भी कह सकते हैं इसको, है ना। पॉलीवाइनिल प्राइलोडीन इज यूज एज ए आर्टिफिशियल प्लाज्मा। आर्टिफिशियल कृत्रिम प्लाज्मा है। मान लीजिए किसी को रुधिर की आवश्यकता है या प्लाज्मा के शरीर में कमी हो गई या प्लाज्मा की पूर्ति करनी है तो उस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है पॉलीग्लिसरॉल एंड परफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल ब्लड। जो कृत्रिम ब्लड है, आज के समय कृत्रिम ब्लड बनना भी संभव हो गया है। मान लीजिए कोई रक्त समूह का ब्लड या ब्लड ग्रुप का कोई ब्लड नहीं मिल पा रहा है किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, तो हम लोग, है ना, आर्टिफिशियल ब्लड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें लिखा है पॉलीग्लिसरॉल एंड परफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल ब्लड। फिर देखिए लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूवेनहॉक। एक साइंटिस्ट है ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड ब्लड सेल। अगर आपसे कोई पूछ ले, है ना, कि ब्लड सेल या रक्त कोशिकाओं की खोज किसने करी थी, तो ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस ये क्या होता है? देखो नाम ही है इसका, नाम से देखिए एरिथ्रो मींस रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, टूट गया। फीटेलिस वर्ड कहां से आया है? फीटस से आया है, FOETUS। फीटस का मतलब क्या हो गया? नवजात शिशु, है ना, ऐसा शिशु जिसका लिंग अभी निर्धारण नहीं हुआ, या ऐसा शिशु जो अभी जिसका जन्म नहीं हुआ, जो अभी गर्भ में है ना। एरिथ्रोब्लास्टिस फीटेलिस मतलब ऐसे शिशु की क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। किस कारण हो जाएगी? आरबीसी के टूटने के कारण। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए स्टडीड बाय लेवाइन, लैंडस्टीनर एंड वीनर। ये तीन वैज्ञानिक थे, लेवाइन, लैंडस्टीनर एंड वीनर, इनके द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। तो इसके बारे में जानते हैं। व्हेन अ RH+ मैन, जब एक RH पॉजिटिव पुरुष विवाह करता है एक RH- वुमेन से, हिज फर्स्ट चाइल्ड, इसका पहला बच्चा, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इज नॉर्मल, वो नॉर्मल हो जाता है। बट आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन पहले शिशु के बाद में, ऑल अदर चिल्ड्रन डाई। पहले शिशु के बाद में अगर अन्य बाद में कोई भी शिशु का होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणीय अवस्था में। एम्ब्रियो को अंग्रेजी में, एम्ब्रियो को हिंदी में भ्रूण कहते हैं, है ना। अगर एक RH पॉजिटिव मैन हो और एक RH- वुमेन हो, इन दोनों की अगर विवाह होता है तो उनकी पहली संतान जो है वो आराम से जन्म हो जाएगा, उसका जन्म हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही दूसरी संतान का जन्म होने की बारी आएगी, उसकी गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। ऐसा क्यों? ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग। किसके? ब्लड क्लॉट हो जाने की वजह से इनसाइड द मदर यूट्रस। मदर, क्योंकि मदर जो ब्लड RH- है ना, वो क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेता है। ऐसे लिखा है RH- मदर ब्लड डेवलप एंटीबॉडीज। RH- मदर जो है ब्लड, जो RH- मदर का जो ब्लड है वो डेवलप कर लेता है, निर्माण कर लेता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, EMBRYO, एम्ब्रियो, विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ फीटस सून आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो एरिथ्रोब्लास्टिस फीटेलिस जो है
इसका मतलब यही होता है कि भ्रूणीय अवस्था में बच्चे की मृत्यु हो जाए आरबीसी के टूटने की वजह से या क्लॉटिंग हो जाने की वजह से। ठीक है, अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ RH एंटीबॉडीज इन मदर आल्सो इंक्रीजेस विद प्रेगनेंसी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे होती जाएगी वैसे वैसे उस मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट रेशियो जो है वो बढ़ता जाएगा मतलब वो ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, है ना। द अमाउंट ऑफ द RH एंटीबॉडीज इन मदर आल्सो इंक्रीजेस विद प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के साथ में उसकी भी संख्या बढ़ने लगती है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है सीबीसी। देखिए सीबीसी एक जांच होती है, एक टेस्ट होता है, उसका फुल फॉर्म सीबीसी का होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब ब्लड के अंदर कितने सेल्स पाए जा रहे हैं उनकी एक काउंट, उनकी एक गिनती, ब्लड में क्या क्या पाया जा रहा है उनकी एक गिनती, है ना। तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। पहले देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पाए जाते हैं ब्लड में वो इस तरफ लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनकी नॉर्मल रेंज, देखिए नॉर्मल रेंज ऑफ सीबीसी। पहला देखिए यहाँ पे लिखा है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, है ना। इनकी नॉर्मल संख्या कितनी होनी चाहिए एक ह्यूमन में, 6000 से 10,000, 6000 to 10,000। प्लेटलेट जो कि रक्त में क्लॉटिंग करने के लिए जिम्मेदार होती है, कितनी होनी चाहिए, 1.5 to 4 लाख, 1.5 से 4 लाख सामान्य प्लेटलेट की संख्या होती है रक्त में। ठीक है, फिर ये देखिए एचबी लिखा है, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन, आपको पहले भी बता चुके हैं। हीमोग्लोबिन ये मेल का साइन है, देखिए गोले में तीर जो होता है मेल का साइन होता है, गोले में प्लस फीमेल का साइन होता है। तो हीमोग्लोबिन मेल में या पुरुष में कितना होना चाहिए, 14 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 14 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पुरुषों में होता है और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, फीमेल्स में मेल्स की अपेक्षा जो हीमोग्लोबिन का रेशियो होता है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है वो हमेशा लेस होता है। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यूबीसी, देखिए हमने आपको बताया था 5 टाइप्स की होती है डब्ल्यूबीसी, वो देखिए यहाँ पर उनके नॉर्मल काउंट से इस तरफ लिखे हुए हैं। डब्ल्यूबीसी में पहला हो गया न्यूट्रोफिल्स, ये कितनी होती है 55 to 70%, 55 से 70% नॉर्मल काउंट। स्नोफिल्स 1 से 3%, बेसोफिल्स 0.5 to 1%, लिम्फोसाइट्स 20 to 35%, 20 से 35%, मोनोसाइट 3 से 8%। ठीक है, तो ये 5 टाइप की आपकी डब्ल्यूबीसी